नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और चूंकि हम लोग चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र भी शुरू हुआ और पहला ही सत्र जिस तरीके से हंगामेदार रहा उससे पता चल गया कि 5 साल दिल्ली में किस तरीके से राजनीतिक द्वंद्व और दंगल देखने को मिल सकता है। जी। कैग की रिपोर्ट भी पेश की गई, आने वाले दिनों में भी पेश की जाएगी। इसके अलावा जो 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों का निलंबन जो था वो चर्चा का विषय बना रहा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी एक और मुद्दा लेके आती है कि जो भगत सिंह और अंबेडकर वाला, और मामला वहीं से शुरू हुआ था, उसके बाद निलंबन हुआ। तो जो इस सप्ताह अगर देखा जाए दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली उस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ 12 वर्षों के बाद ऐसा पहला मौका आया है जब गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच बड़ी बैठक हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि उनका 21 विधायकों का निलंबन चर्चा में रहा और कई सारे और जो मुद्दे हैं, हंगामा चर्चा में रहा, ये सब चर्चा में रहे। लेकिन जो चीज़ चर्चा में रहनी चाहिए, उस पर हमको लगता है कि शायद हमको चर्चा करनी चाहिए, अगर वो चर्चा में नहीं रही वो चीज़। क्या रहना चाहिए चर्चा में? चर्चा में ये रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा। आप देखिए कि विधानसभा वो पहली बार पहुंची हैं। आप बिल्कुल। देखिए कि उनको पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वो मुख्यमंत्री बनी और कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़े नेता की राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। तो इस पद पर वो अपनी मेहनत से पहुंची हैं। अपना जो उनका एक इसमें जो जनता के बीच काम करने का उनका अनुभव रहा है, उसको देखते हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय से जो उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, उसको लेकर नगर निगम में भी जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, जिस तरीके से लोगों को राहतें दिलवाई, तो कई सारी चीज़ों को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए कि उन्होंने जब पहली बार जब शपथ ली, उसके बाद आपने देखिए कि विधानसभा में उन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट्स पेश की और उन रिपोर्टों को जब प्रस्तुत करते हुए जब सदन में वो पेश कर रही थी, वो उस पे चर्चा के दौरान जो उनके जितने भी संबोधन अगर आप सुनेंगे तो उनमें एक आत्मविश्वास और 5 साल के लिए दिल्ली का विजन क्या है, उनके भाषणों से वो स्पष्ट है। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता एक सही चॉइस हैं और क्या उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं, 5 साल के लिए उन्होंने जो कार्य योजना बनाई है उसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी, ये सब कुछ उनके उन्होंने सामने। ये भी कह दिया ना कि मैं बनिया हूँ, हर खर्च का हिसाब रखती हूँ। जी, तो ये सब कुछ उनके सामने स्पष्ट है और जो उनका आत्मविश्वास है वो ये भी दर्शाता है कि अगर महिलाओं को अवसर दिए जाएं तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं और नेतृत्व सही प्रदान कर सकती हैं। ये रेखा गुप्ता जी ने प्रदर्शित कर दिया है और दिल्ली में आने वाले समय में अब जैसे अब देखा हमने कि वो ठीक है कि आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है, लेकिन इस पार्टी की जो छवि है, इस पार्टी की जो नीति रीति रही है वो हंगामा करने की ही रही है। जब सत्ता में कुछ थे भी मतलब नया तब नहीं लग रहा है हाँ, आपको? तो उपराज्यपाल के खिलाफ हंगामा या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, केंद्र सरकार से पंगा लेना, ये सब चलता था। अब वो विपक्ष में आ गए हैं तो सरकार के खिलाफ हंगामा और सदन की कार्यवाही को बाधित करना। अब सीएजी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है और कई मुद्दों पर कहा गया है, चाहे आबकारी नीति मामला हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे अन्य जो इनकी आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाएं थी, उन सब के बारे में जो सीएजी ने कहा है वो इनके हंगामे में उसका जो तथ्य जो सामने आए हैं, जो घोटाले सामने आए हैं, जो अनियमितताएं सामने आई हैं, वो इनके हंगामे में दबकर रह जाए, ऐसा आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया। लेकिन इनको समझना होगा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, गुरिल्ला युद्ध का मैदान नहीं है। जनता ये सब समझ चुकी है, इसलिए आपको सत्ता से बाहर किया है। और ये जो हमने अभी विधानसभा का जो पहला सत्र देखा हमने, ये जो एक हफ्ता था, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि रेखा गुप्ता जी का जो प्रदर्शन है मुख्यमंत्री के रूप में, और आप देखिए कि जब सुबह की उनकी शुरुआत होती है तो लोगों से मुलाकात के साथ होती है। लोग उनके पास आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, वो उनकी शुभकामनाएं स्वीकार करती हैं। उसके बाद उनका जो दिन भर का जो
कार्यक्रम बड़ा व्यस्त रहता है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। और नया होने के बावजूद किस तरीके से वो सारी चीज़ें कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। रेखा गुप्ता का जो चयन है, जिस पर कुछ लोगों ने शायद बीजेपी ने भी शायद कुछ नेताओं ने सवाल उठाए थे, लेकिन शायद उनको अब भी लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो चॉइस है वो एकदम सही है कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली को आगे ले जा सकती हैं। और मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जो आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया है वो बड़ी बात है। अब आपने कहा कि 11 साल बाद बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय में, और उसमें मुख्यमंत्री रहीं दिल्ली की, या केंद्रीय गृह मंत्री रहे। तो ये जो 11 साल बाद बैठक बुलाई गई केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से, ऐसा नहीं है। दरअसल बैठक बुलाने से पहले उसका एजेंडा क्या होता है, ये आपको तय करना होता है कि क्या ये एजेंडा है, इस पर बैठक कर लिया है। अब केंद्र भारत सरकार की ओर से जब जब आम आदमी पार्टी की सरकार से, ये ठीक है कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन जो फिर भी दिल्ली के पास गृह विभाग है, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत सरकार समय समय पर रिपोर्टें मांगती रही है, तथ्य मांगती रही है। लेकिन जब आप वो तथ्य नहीं देते हैं, वो रिपोर्टें नहीं देते हैं, तो बैठक कैसे बुलाई जाए। और जब बैठक में जाने की आपकी मंशा ही नहीं है, तो फिर वो भी बैठक क्यों बुलाएं। तो ये जो टकराव की स्थिति थी, इससे दिल्ली को नुकसान हुआ। ये जो टकराव की स्थिति थी, इससे दिल्ली में अपराध बढ़े। दिल्ली की जो छवि है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की राजधानी की बन गई थी। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से जो बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की जाए, महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए, जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाए चिन्हित करके। और ये अब लगता है कि शायद अब इस दिशा में दिल्ली पुलिस कदम बढ़ाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो बैठक है, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की कानून व्यवस्था से संबंधित कभी चिंता नहीं की। अभी नवंबर में ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे उठे थे, उनका निराकरण भी हुआ था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अपने स्तर पर कर लेते थे, लेकिन जब राज्य की सरकार ही सहयोग नहीं करती थी, तो मुख्यमंत्री उसमें गया ही नहीं। तो 11 साल बाद जब वो समय आया है, दिल्ली के भाग्य फिर से खुले हैं, तो मुख्यमंत्री भी गई हैं, और मुद्दों पे चर्चा भी हुई है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि समस्याओं का निराकरण भी होगा। बिल्कुल। अब दिल्ली से थोड़ा चलते हैं बिहार की ओर, क्योंकि दिल्ली के बाद जो चुनाव है वो बिहार का ही है, और बिहार पर ही सबका ध्यान है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला क्या कहा, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया। जो कैबिनेट एक्सटेंशन हुआ उसमें सातों के सातों मंत्री पद भाजपा को ही दे दिए गए। हालांकि नीतीश कुमार इतने वैसे बार्गेनर है नहीं जो इतनी आसानी से मान जाए और इतनी आसानी से अपना हिस्सा या अपना हक छोड़ दे। आप देखते एक सीट पर भी वहाँ चुनाव होता है तो बहुत सामंजस्य बैठा के ही चुनाव लड़ा जाता है, चाहे जदयू भाजपा के बीच जो भी बातचीत होती है। फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दिलीप जायसवाल कहते हैं कि अरे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम कौन होगा। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, 2025 फिर से नीतीश, सम्राट चौधरी हो, या फिर बाकी तमाम नेता फिर सफाई में आ जाते हैं कि नहीं नहीं नीतीश कुमार ही सीएम फेस रहेंगे, नीतीश कुमार ही। बिहार में फिलहाल जो देख रहे हैं स्थिति, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, या बिहार में जो कैबिनेट में शामिल बीजेपी के प्रतिनिधि हों, या बिहार बीजेपी का कोई भी नेता हो, अगर वो कोई बयान देता है आगे का भविष्य क्या रहेगा गठबंधन की राजनीति का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि खास तौर पर बिहार, जहाँ पर लगभग हम कह सकते हैं कि बराबर की ही हिस्सेदारी है। ठीक है कि मंत्री पद बीजेपी की ज़्यादा होंगे, लेकिन जेडीयू आपको केंद्र में सपोर्ट कर रहा है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि बराबर की भागीदारी है वहाँ पर दो गठबंधन में। तो ये कोई स्टेट का नेता कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं हो, जब तक यहाँ पर दिल्ली में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, या आने वाले जो भी बीजेपी अध्यक्ष हों, ये 3-4 लोग जब तक मिलकर तय नहीं करेंगे कि बिहार में क्या करना है, बिहार में कितनी सीटें गठबंधन को देने में, किस किस को देनी है, या नेतृत्व कौन करेगा, तब तक किसी नेता के बोलने का कोई महत्व है नहीं। ये जो राज्य के जो नेता हैं, ये कई बार अपना महत्व बढ़ाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए, या कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्र से ही उनको कह दिया जाता है कि आप थोड़ा सा ये एक बार कर दो। हाँ, बोल कर देखिए कि कैसा रिएक्शन होता है। हाँ, जैसे अब पानी की गहराई मापने के लिए हाँ। थोड़ा कई बार
देखा जाता है ना, तो वो उस तरीके के भी प्रयोग किए जाते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। तो ये और फिर कई बार होता है कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि हमारे प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सामने लानी होती हैं जिससे कि सारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। तो कई सारे प्रयोग राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाते हैं। चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, तो ये जो प्रयोग हैं, ये इस तरीके के प्रयोग बढ़ेंगे वहाँ पर बिहार में। लेकिन ये तय है कि जैसा आपने सरेंडर शब्द यूज़ किया, तो सरेंडर शब्द तो वो अभी आज की डेट में नहीं कह सकते हैं। 240 जब बीजेपी की आई, तभी एक तरह से सरेंडर वाली बात हो गई थी, चाहे चंद्रबाबू नायडू के सामने, चाहे यहाँ पर। हमने देखा था कि जो पहला बजट था उसमें बिहार के लिए सौगातें थी ज़्यादा, उसमें आंध्र प्रदेश के लिए ज़्यादा सौगातें थी। तो उसको विपक्ष ने कहा भी था कि नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी सरकार है, उसका जो पहला बजट है, वो अपने दोनों सहयोगियों पे ज़्यादा उसमें बिल्कुल। मेहरबान रहेगी। तो ये सरेंडर, देखिए राजनीति में मजबूरी होती है गठबंधन की, तो ये करना ही पड़ता है। और अब जिस तरीके से लाडले मुख्यमंत्री कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि नीतीश का साथ बने रहना जरूरी है, चंद्रबाबू नायडू का साथ बने रहना जरूरी है। तो आप अभी आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में शपथ ग्रहण था, तो प्रधानमंत्री ने सहयोगी जो दलों के नेता थे उनसे ही बातचीत की, उनका हाल जाना। तो सहयोगियों को साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, तो फिर अगली बार सत्ता में आना मुश्किल होगा। तो वो प्रोजेक्ट्स पूरे हों, उसके लिए उनका सत्ता में बने रहना जरूरी है। सत्ता में वो तभी बने रहेंगे जब सहयोगी दलों के नेता साथ खड़े रहेंगे। तो बिहार में अब जब भी सीटों का बंटवारा शुरू होगा, जब अब थोड़े दिनों बाद ही मुझे लगता है कुछ कि लोग तो शायद कह रहे हैं कि हो गया है। हो भी सकता है कि वो जो पुराना फार्मूला था, अगर उसी फार्मूले के तहत अगर रहते हैं, या अभी लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर कुछ सीटों को बंटवारा होता है, तो उसमें देखना होगा कि क्या रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर नीतीश को ही प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछले चुनाव में ही शायद उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन शायद राजनीति में रिटायरमेंट होता नहीं है किसी का भी, हो कुछ जब भी तक जाए, जनता रिटायर ना करे। जनता रिटायर ना कर दे। तो मुझे लगता है कि नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल। लेकिन अब बिहार से निकलकर दक्षिण चलते हैं सर। जी दक्षिण में दो मामले इस समय सुर्खियों में हैं। पहला तो कि 3 भाषा का मुद्दा, जी और स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदी की वजह से 25 क्षेत्रीय भाषा खत्म होने की कगार पर है, जी जिसमें भोजपुरी, अवधी, मैथिली जैसी भाषाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। जी हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें उतना दम है जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं। तो इतना विवाद हिंदी को लेकर तमिलनाडु में खास करके ऐसा क्यों है? और दूसरा एक है कि डीलिमिटेशन जो होने वाला है, उसको लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की इतनी परेशानी क्यों बढ़ रही है? क्यों उधर से इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा, हमें मतलब अलग अलग तरीके से बयान नेताओं की ओर से आ रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर आप देखिए, इसमें आपने जो पहले डिलिमिटेशन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो आप हम्म देखिए कि ये शुरुआत की स्टालिन ने, उन्होंने कहा कि हम सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। उसके बाद फिर सिद्धारमैया ने यही लाइन पकड़ ली। उसके बाद फिर अब तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी यही लाइन पकड़ ली है। सब कह रहे हैं कि भैया जो परिसीमन होने जा रहा है, जनसंख्या अगर आधार होगी तो हमारा को नुकसान हो जाएगा। और जबकि हमने दक्षिणी राज्यों ने बर्थ कंट्रोल के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है, तो लेकिन उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी लोकसभा की सीटें नहीं घटेंगी। लेकिन स्टालिन ने कहा बढ़ेंगे भी कि नहीं ना। हाँ, लेकिन स्टालिन ने कहा कि हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं है। अब आप एश्योरेंस जब सरकार से मांगते हैं, सरकार एश्योरेंस दे रही है, अब आपको विश्वास नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? सरकार के पास ही आपको घूम फिर कर आना पड़ेगा जब सरकार कह रही है। और ये बात सबको पता होना चाहिए कि जो भारत है वहाँ लोकतांत्रिक देश है, और जब भी डिलिमिटेशन होगा तो उसकी जो भी एक फॉर्मूला तैयार होगा सीटों का, वो एक सब सर्वमान्य ही होगा। बिल्कुल। उसको उसको थोपा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी अदालतें यहाँ पर हैं। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो नुकसान किसी का हो जाएगा
ये सिर्फ एक राजनीति है। और इसको राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। स्टालिन के पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए कि हमने ये प्रगति हासिल कर ली है या ये हमारे बस वहाँ उपलब्धियां विपक्ष हैं। कमजोर है बस। विपक्ष कमजोर है, तो अब आपको सिर्फ, और क्या होता है कि जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्र का मुद्दा है, जो भाषा का मुद्दा है, या हमें नुकसान हो जाएगा, इस तरीके की बातें करके आप भावनात्मक आधार पर लोगों के वोट लेना चाहते हैं, तो स्टालिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उनका जो समर्थन है वो सिद्धारमैया भी कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया को भी पता है कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए शिव कुमार बेताब हैं। तो कुछ तो उन्हें एकनाथ शिंदे भी बता रहे जी हैं। हाँ, उनको एकनाथ शिंदे भी करार दिया जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, जो डील, जब अमित शाह जी ने, गृहमंत्री, देश का गृहमंत्री आश्वासन दे रहा है कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, तो आप उनकी बात पर विश्वास तो करिए और एक बार इंतजार तो करिए कि क्या फॉर्मूला सामने आता है और ये कब शुरू होता है। क्या ये शुरू हो गया? क्या 2029 से अभी जैसा वैसे तो होना है, लेकिन क्या ये हो जाएगा? पहले ये सब चीज़ें होने तो दीजिए। पहले ही आप लोगों को डरा रहे हैं, और ये डराने की और भ्रम फैलाने की जो राजनीति है, ये नेताओं ने 2024 के चुनाव में भी की थी और उसमें सफलता अर्जित की थी, विपक्षी नेताओं ने खास तौर पर। तो उनको लगता है कि शायद अब ये फार्मूला फिर से अपनाने का समय आ गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब कम समय बचा है, तो इसीलिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी को हिंदी विरोध जो है वो दक्षिण के कुछ नेताओं की ओर से पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो दक्षिण की जो जनता है वो हिंदी को प्रेम करती है और हिंदी से नफरत नहीं करती। नफरत कुछ राजनेता करते हैं, क्योंकि उनको उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। और ये जो आप देखिए कि उसमें सरकार क्या कह रही है, उसमें सरकार ये थोप ही नहीं रही है। जो आपने, ठीक है कि तमिलनाडु की अपनी 2 लैंग्वेज पॉलिसी है, लेकिन सरकार कह रही है कि आप जो 3 भाषा है, उसमें सरकार ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंदी पढ़ाओ, आप कोई और भी भाषा ले सकते हैं। उसमें कहीं भी ये बात, अगर आपको लगता है कि जो सरकार है वो तमिल को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो ऐसा कहीं नहीं है। इस सरकार ने ही खासतौर पर तमिल संस्कृति को, तमिल गौरव को काफ़ी बढ़ाया। आपने देखा कि आपने वाराणसी में भी हुआ था। हाँ, तमिल काशी तमिल संगम है, उसको लगातार हो रहा है, हर साल हो रहा है। आपने देखा कि जो तमिल संस्कृति का जो गौरव कह सकते हैं, देश का गौरव कह सकते हैं, जो हमारा सेंगोल है, उसको संसद में स्थापित किया गया। और ऐसे तमाम अवसर आते हैं जब प्रधानमंत्री तमिल संस्कृति को, तमिल जो हमारे विद्वान हैं उनकी जो पंक्तियां हैं उनको वैश्विक मंचों पर उद्धृत करते हैं। तो तमिल संस्कृति को, तमिल गौरव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितनी मान्यता और जितना बढ़ावा मिला है, उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कांग्रेस के नेता तो कई सारे तमिल विद्वानों का ठीक से नाम नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था इस बारे में। तो ये स्टालिन को समझना होगा। दूसरा, हिंदी का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मैं महाशिवरात्रि पर वाराणसी में था, और माँ अन्नपूर्णा का जो मंदिर है, मैं लगभग जब 11 बजे करीब वहाँ पहुँचा तो वो बंद हो गया था, और वो खुलना था 12:30 बजे। और वहाँ पर क्या होता है कि जो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है उसमें अधिकांशतः दक्षिण भारतीय तो आते ही आते हैं। उसमें आप लगा लीजिए कि अगर लाइन लगी हुई है तो लाइन में से 90 से 95% लोग दक्षिण भारतीय होंगे। तो आप समझ सकते, और लाइन भी ऐसी होती है कि अगर आप आज अभी लग गए हैं तो आपका हो सकता है कि रात तक नंबर आ जाए। तो इतनी लंबी लाइन होती है। तो आप मंदिर की प्रसिद्धि समझिए, उसके प्रति आस्था विश्वास को समझिए। वहाँ पर जब हम अब हमारे सामने ये था कि अब मंदिर 11 बजे जब बंद हो गया, 12:30 बजे खुलेगा, तो बाहर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि फिर से उसको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो मंदिर प्रांगण में ही सब बैठ गए, और प्रांगण बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं, कुछ जो दक्षिण भारतीय महिलाएं थी, मैं जहाँ बैठा हुआ था उसके आसपास में बहुत सारी दक्षिण भारतीय महिलाएं थीं। तो उन्होंने मुझसे तमिल में कुछ पूछा। मैं चूंकि तमिल जानता ही नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद ये पूछ रहे हैं कि कब खुलेगा। मैंने कहा 12:30। तो वहाँ पे एक महिला थी जो कि हिंदी जानती थी, उनके साथ और एक समूह था, वो भी हिंदी जानता था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये चीज़ जानना चाह रही हैं। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई अच्छे से। तो उन्होंने वो टूटी फूटी हिंदी जो वो समूह बोल रहा था, लेकिन उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि वो भी जानते हैं कि देश में कहीं भी समन्वय की भाषा हिंदी है, और हिंदी अगर आपको आती है तो
आप देश में कहीं भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को आप वहाँ पर समझा सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपका जो भी मैसेज है वो आप दे सकते हैं। क्या किसी और भाषा में इतनी शक्ति है? अगर मान लीजिए हमको सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलना है, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी एक भाषा है, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर बेकार में उसको यही कोई पकड़ेगा। तो अगर कोई भी एक भाषा है, क्या हिंदी के अलावा कोई भी एक, अंग्रेजी तो हमारी भाषा है ही नहीं, नहीं। आप खुद देखिए ना, यूपी बिहार में तो अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है। हाँ, तो वहाँ हिंदी तो के अलावा और आधिकारिक कौन सी भाषा ऐसी और कौन सी हिंदी और उर्दू है। हिंदी के अलावा और लेकिन कौन सी ऐसी भाषा है जिसको लेकर आप देश के किसी भी राज्य में चले जाएं तो कोई आपकी बात समझ जाएगा? बिल्कुल। तो ये सिर्फ हिंदी की ताकत है, और हिंदी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी किसी का नुकसान नहीं करती। हिंदी की तो जो आप देखिए कि जो शब्दावली है उसमें तमाम कई सारी भाषाओं के शब्दों को समाहित कर लिया गया। तो हिंदी तो सबको साथ लेकर चलने वाली है, तो हिंदी से घृणा नहीं कीजिए, हिंदी आप भी सीखिए। और ये सिर्फ दक्षिण के लोग हिंदी सीखें ऐसा नहीं है, उत्तर के लोगों को भी तमिल सीखनी चाहिए, क्योंकि हमको सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलना। भाषा के नाम पर राजनीति गलत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने का एक स्टालिन का प्रयास है। बिल्कुल। और ज्ञान और ये कभी इसको कहते हैं, हिंदी को कहते हैं, कभी आपने देखा होगा कि अभी दयानिधि मारन ने पार्लियामेंट में खड़ी होकर संस्कृत का विरोध किया था। बिल्कुल। जबकि जो द्रमुक शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। तो और संस्कृत के बारे में नासा ने क्या कहा, जरा आप एक बार वो पढ़ लीजिए। तो ये सबसे जो पुरानी जो भाषाएं हैं वो हैं संस्कृत। जो हिंदी है वो दुनिया भर में बोली जाने वाली जो 5 बड़ी भाषाएं हैं उनमें से एक है। तो ये दिखाता है कि आप जो आप विरोध कर रहे हैं उस विरोध का कोई आधार है नहीं। बिल्कुल। और भाषा तो एक ऐसी चीज है ना कि आप जितना उसको सीखो उतना ही वो अच्छा होता है। तभी बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो ये गर्व से कहते हैं कि हमें तो 5 भाषा आती है, हमें तो 8 भाषा आती है। जी। और तमिलनाडु के लोग हिंदी जानते हैं। मैं अभी जब लोकसभा चुनाव का ही आपको मैं पिछले साल का उदाहरण दूं, जब हम तमिलनाडु के दौरे पे थे, हम वहाँ पे कई सारी संसदीय सीटों पर गए और हमें तमिल नहीं आती है। और जब आप ऑटो में जब ट्रैवल करते हैं, टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर सब हिंदी बोलते हैं, सब हिंदी बोलते हैं। तो जब सब हिंदी बोल रहे हैं तो आपको हिंदी से विरोध क्यों है? बिल्कुल। तो देखना और केरल में हिंदी पढ़ाई जाती है। हाँ, केरल में मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ। मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू भी किया था कि उसने बताया था कि किस तरीके से उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। तो केरल पढ़ा सकता है तो तमिलनाडु क्यों नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से राजनीति होती है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से दक्षिण भारत के नेता खास करके भाजपा को टारगेट करने के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कितना ज़्यादा उन्हें सियासी फायदा पहुंचा पाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।